Welcome to the Vyas Academy of Science Nagpur. In previous video or in first video of this unit, we have discussed about historical background regarding to the structure of atom. In second video, we have discussed about de Broglie's matter wave equation derivation and numericals related to the de Broglie's hypothesis. And after that, now we have to move towards the third video. This is third video of this lesson, and here we have to discuss the important topic on which the quantum mechanics is based on, and that is Heisenberg uncertainty principle. सो हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या है वो हम लोग समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कहे कि लुईस डी ब्रोग्लीज थे, और ये लुईस डी ब्रोग्लीज ने कहा कि जब कभी कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मोशन में रहेगा, सो व्हेन द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज इन मोशन, जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे, या फिर आप लोग कोई भी माइक्रोस्कोपिक एंटिटी को कंसिडर कर सकते हो, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज इन मोशन, सो ऐसे केसेस में दैट पार्टिकल कैन शोज बिहेव, or then particle can behave like a particle, and that particle can shows wave like characters also. सो डी ब्रोग्लीज ने कहा था कि जब कभी कोई स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज जब मोशन में रहेगी तो ऐसे केसेस में वो पार्टिकल नेचर तो शो करेगी ही, क्योंकि वो पार्टिकल है, साथ साथ सर वो वेव नेचर भी शो करता है। पार्टिकल के फॉर्म में अगर बिहेव करता है सो इट शुड हैव सर्टेन मास, वेव के फॉर्म में अगर बिहेव करता है सो इट शुड हैव सर्टन लैम्बडा वैल्यू, वेवलेंथ, बिकॉज लैम्बडा इज द वेवलेंथ इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी वेव एंड मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टिकल। एंड बाय यूजिंग the Einstein energy mass relation E equals to mc square, and by using the Planck's quantum theory E equals to h nu, so by using these two equations we have derived the de Broglie's matter wave equation, and the final equation was E equals to h upon m into v, where E is the energy, ई नहीं, यहां पर लैम्बडा की बात करते हैं। सो लैम्बडा equals to h upon m into v. So lambda is the wavelength of wave, h is the Planck's constant whose value is fixed 6.626 into 10 to the power minus 34 joule per second, m is mass of that entity, and v is velocity with which it is in मोशन। सो सर ये इससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो क्रिकेट बॉल का एक एग्जांपल लिया था। क्रिकेट बॉल के एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि क्रिकेट बॉल यदि मोशन में है तो वो भी वेव नेचर शो कर सकता है, लेकिन उसके वेवलेंथ की वैल्यू बहुत ही कम है, और इतनी कम है कि आप क्रिकेट बॉल को वेव कंसिडर नहीं कर सकते। जबकि इलेक्ट्रॉन जैसी कोई स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एंटिटी अगर लेते हो तो ऐसे केसेस में वो एंटिटी पार्टिकल नेचर भी शो करेगा, वेव नेचर भी शो करेगा, और ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किए थे। अब डी ब्रोग्लीज ने जो कुछ भी इक्वेशन दिया, लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन m इंटू वी, इसका मतलब कि सर v क्या है? सर v इज द वेलोसिटी। अगर मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट अगर लेते हो सो दैट इज नथिंग बट द मोमेंटम। सो ऐसे केसेस में सर डी ब्रोग्लीज का इक्वेशन तभी यूज हो सकता है जब आपके पास इलेक्ट्रॉन जैसे स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एंटिटी की एग्जैक्ट वेलोसिटी पता हो। एग्जैक्ट वेलोसिटी अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन की रहेगी, then only you can calculate the wavelength of that electron if the electron behaves like wave. So velocity की वैल्यू अगर पता रहती है तब जाकर आप लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब डी ब्रोग्लीज hypothesis or the formula given by the de Broglie's hypothesis was applicable or is applicable only if we know the correct value of velocity of electron. अगर हम लोग ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हमारे इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करते हैं तो डी ब्रोग्लीज का हाइपोथेसिस तभी सही साबित हो सकता है जब आपके पास में इलेक्ट्रॉन की करेक्ट वेलोसिटी की वैल्यू पता होगी। सो इलेक्ट्रॉन की करेक्ट वेलोसिटी की वैल्यू पता नहीं हो सकती है क्या?
तो हेसनबर्ग कहते हैं 1927 में कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जैसे स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज की आप करेक्ट वेलोसिटी पता नहीं कर सकते। जब बस यही स्टेटमेंट नहीं था, सो वॉट एवर द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द बोर्स मॉडल और कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस इज ट्रू only if we know the correct position of electron, if I am talking about Bohr's model, and if I know the correct value of velocity of electron, then only we can solve the Bohr's model, then only we can solve the de Broglie's equation. So according to the Heisenberg, it is not possible to measure. सर, ये हेसनबर्ग के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन जैसे स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एंटिटी की पोजीशन और वेलोसिटी को दोनों को एक साथ हम एक्यूरेसी के साथ में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, एंड दैट इज नथिंग बट द स्टेटमेंट ऑफ हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट it is not possible to measure the exact position and exact velocity, and velocity is related to the momentum. momentum के बारे में अगर बात करते हो तो यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो मोशन में रहने की वजह से उस ऑब्जेक्ट के पास में जो कुछ भी एनर्जी की वैल्यू रहेगी दैट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एंड मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही कहा जाता है मोमेंटम। सो डेफिनेटली सर वेलोसिटी इज समवॉट रिलेटेड टू द momentum of electron. So Heisenberg uncertainty principle states that it is not possible to measure, मैं लिख देता हूं यहां पर, it is not possible to measure the position and वेलोसिटी कहो या फिर आप मोमेंटम भी कह सकते हो। सो वेलोसिटी के साथ साथ मैं मोमेंटम भी लिख देता हूं। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे। स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन विथ like electron. So it is not possible to measure the exact position and velocity of small microscopic particle like electron with simultaneously with accuracy. हम दोनों चीज की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते एक्यूरेसी के साथ में। अब क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते उसका भी हिसाब मैं आप लोगों को दूंगा। सो हेसनबर्ग का कहना ऐसा है कि कोई भी एटम में प्रेजेंट रहने वाला, सपोज दिस इज द एटम एंड दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन। सो ये इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना है, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन यदि न्यूक्लियस के अराउंड में घूम रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। सो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट वेलोसिटी मतलब ही मोमेंटम। साइमल्टेनियसली एक ही समय में हम ये दोनों चीजें एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, एंड दैट इज नथिंग बट द हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जैसे कि यदि हम लोग कोई व्हीकल लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो गाड़ी की अगर बात करते हैं तो गाड़ी का मास इतना है और इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, तो कुछ समय बाद ये गाड़ी कितना डिस्टेंस तय करेगी हम न्यूटन्स के इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कोई मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जैक्ट वेलोसिटी का भी अंदाजा लगा सकते हैं बाय यूजिंग द न्यूटोनियन मैकेनिक्स, बाय यूजिंग द न्यूटन्स इक्वेशन। न्यूटन्स के इक्वेशन की मदद से फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो न्यूटन्स के काइनेमेटिकल इक्वेशन की मदद से हम कोई भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी का
एग्जैक्ट उत्तर दे सकते हैं न्यूटोनियंस मैकेनिक्स की मदद से, लेकिन हेसनबर्ग कहते हैं वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स सही साबित होता होगा, मेरे इलेक्ट्रॉन जैसे स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एंटिटी के लिए न्यूटन का मैकेनिक्स बिल्कुल काम का नहीं। न्यूटन्स के फॉर्मूले मेरे इलेक्ट्रॉन जैसे चीज़ों की वेलोसिटी या पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सर यहाँ तो हमने कहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को दोनों को एक साथ पता लगाना ये पॉसिबल नहीं है एक्यूरेसी के साथ में, ऐसा हेसनबर्ग का कहना है। अब ये क्यों ऐसे कहते हैं उसका भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, और इसी को यदि हम लोग मैथमेटिकली अगर लिखना चाहते हैं, सो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इसका प्रोडक्ट ये हमेशा एक तो इक्वल रहेगा और ग्रेटर देन रहेगा h/4π। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का मतलब क्या? सबसे पहले तो चलो ये बात बता दो सर हमको कि ये हेसनबर्ग का प्रिंसिपल ऐसा क्यों कहता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे चीजों के लिए आप लोग न्यूटन्स का मैकेनिक्स क्यों यूज नहीं कर सकते? हेसनबर्ग ऐसे क्यों कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे स्मॉल माइक्रोस्कोपिक चीजों की ना आप एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते? सबसे पहले सवाल तो यह है कि हेसनबर्ग ऐसे कहते क्यों है। तो यदि मैं अगर एक ऑब्जेक्ट हूं, मैं एक मैक्रोस्कोपिक मटेरियल का एक एग्जाम्पल हूं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हूं, तो मुझे पता है कि मेरे बॉडी का मास इतना है, वो तो चेंज होने वाला नहीं सर, क्योंकि मास ये स्केलर क्वांटिटी है, ये चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट रहने वाली है। तो न्यूटन्स के मैकेनिक्स से मैं पता लगा सकता हूं कि मैं यदि इस समय 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यदि निकलता हूं तो मैं 25 सेकेंड बाद कितना डिस्टेंस कवर कर सकता हूं। आई कैन कैलकुलेट द एग्जैक्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय मी बाय यूजिंग द न्यूटोनियन मैकेनिक्स। लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स ये आप इलेक्ट्रॉन जैसे स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो हेसनबर्ग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इतने छोटे हैं, उनका मास 10⁻³ kg की रेंज में है, इतने छोटे हैं, इतने हल्के हैं कि उनके ऊपर यदि एक फोटॉन भी गिरता है, लाइट भी यदि गिरता है, तो लाइट गिरने से, फोटॉन गिरने से उस इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं, उस इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी में ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन इतने छोटे हैं, इतने हल्के हैं कि फोटॉन यदि उसके ऊपर गिरता है, लाइट यदि उसके ऊपर गिरता है, तो उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी ये ड्रास्टिकली चेंज हो सकती है। इतने छोटे हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इतने छोटे रहने की वजह से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को फोटॉन का बम्बार्डमेंट अल्टर कर सकता है। इसकी वजह से आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूटन्स का मैकेनिक्स यूज नहीं कर सकते। आप इसीलिए कहते हो कि पोजीशन और मोमेंटम को आप एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक ही समय दोनों की एक्यूरेट वैल्यू आप लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। वेलोसिटी की वैल्यू अगर सही आती है तो मोमेंटम की वैल्यू में बहुत सारी एरर रहेगा। मोमेंटम की वैल्यू आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर पा रहे हो तो आप लोगों को पोजीशन की वैल्यू में बहुत सारा एरर दिखेगा। सो दैट वाज द हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लाइट में इतनी एबिलिटी नहीं है कि मेरी पोजीशन को अल्टर करे। मेरे ऊपर लाइट गिर रहा है, पहले मैं यहाँ खड़ा था और जैसे ही लाइट शुरू किया तो लाइट ने मुझे धक्का दिया और मेरी पोजीशन चेंज हो गई क्या? नहीं सर। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसका मतलब ऐसा कि लाइट की इतनी औकात नहीं है सर कि आप जैसे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या वेलोसिटी को चेंज कर सके। आपका मास ज़्यादा है सर, इसलिए आपकी वेलोसिटी और पोजीशन को अल्टर करने की औकात उस लाइट में, उस फोटॉन में नहीं है। इसलिए आप लोग खुद के ऊपर न्यूटन्स के मैकेनिक यूज कर सकते हो। सर्टेनिटी का साइंस कहा जाता है उसे। दैट इज न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज द साइंस ऑफ सर्टेनिटी, क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। लेकिन ये जो मैकेनिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज नॉट अ साइंस ऑफ सर्टेनिटी, दिस इज अ साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हो उस इलेक्ट्रॉन की
पोजीशन और वेलोसिटी को चेंज कर सकता है सिर्फ फोटोन का एक बम्बार्डमेंट। और इलेक्ट्रॉन को यदि देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे। और कोई भी चीज़ को यदि देखना चाहते हो तो एक बात तो आप लोग 8, 9, 10 में पढ़ चुके हो कि कोई भी चीज़ को यदि हमको आंखों से देखना है तो पहले उस चीज़ के ऊपर क्या गिरना चाहिए, लाइट गिरना चाहिए। लाइट गिरेगा तब जाकर उससे लाइट टकराएगी, रिफ्लेक्ट होगी, मेरे आंखों में एंटर करेगी, रेटिना के ऊपर मतलब हमारे रेटिना के ऊपर इमेज बनाएगी और तब जाकर वो चीज़ मुझे विजुअलाइज होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन इतने छोटे हैं सर कि उसको देखने जा रहे हैं, लाइट गिर रही है और लाइट गिरने से उसकी पोजीशन और वेलोसिटी में ड्रास्टिकली चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि बहुत छोटे हैं, ऐसा हेसनबर्ग का कहना है। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। इसलिए हेसनबर्ग कहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को एक ही समय एक्यूरेसी के साथ में कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि फोटोन के गिरने से उनके पोजीशन और वेलोसिटी में चेंजेस आ सकते हैं। और ये हेसनबर्ग का जो स्टेटमेंट है इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखता हूं। मान के चलो आंकड़े सिर्फ समझाने के लिए, यदि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी मतलब x ये रहनी चाहिए सपोज टू बी 10, लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को देखने गए तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन दिख रही है सर 12, मतलब रहती है प्रैक्टिकली वो होगी 10, वो न्यूक्लियस से 10 की दूरी पर होगा, लेकिन जब देखने गए तो उसका अंतर दिख रहा है 12। इसका मतलब सर एरर आ रहा है। एरर कितने का आ रहा है, 12 माइनस 10, मतलब 2 का एरर आ रहा है। डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब पोजीशन रहनी चाहिए थी 10 लेकिन देखने जा रहे तो पोजीशन दिख रही है 12। तो ये जो डिफरेंस दिख रहा है इसको आप कहोगे एरर, उसको कहोगे आप अनसर्टेनिटी, उसको कहोगे डेल्टा एक्स। सो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 दिख रही है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 3 दिख सकती है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 4 दिख सकती है। डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 दिखना मतलब रहना चाहिए था 10 पर और दिखता भी 10 पर है, मतलब नो एरर, डेल्टा एक्स इज 0, ऐसा उसका मतलब होगा। सो डेल्टा एक्स इज द एरर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग कैलकुलेटिंग द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मोमेंटम की यदि बात करता हूं तो मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम रहना चाहिए था 50, लेकिन सर इलेक्ट्रॉन का जब मोमेंटम देखने गए हम लोग तो मोमेंटम की वैल्यू आ रही थी 55। इसका मतलब सर एरर कितने का आ रहा है, 55 माइनस 50, आंसर इज 5। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज 5। तो जब कभी एरर आएगा अनसर्टेनिटी आएगी। सो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का आंसर एक तो h/4π इतना रहे, नहीं तो फिर h/4π से ग्रेटर रहे, ऐसा हेसनबर्ग का कहना है। सो डेल्टा एक्स, इसका मतलब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। और h/4π की अगर बात करते हैं तो h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय 4, पाई की वैल्यू 3.14। सो आंसर आ जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इसको आप कैलकुलेट यदि करते हो तो आंसर आएगा 0.3184, 0.3184 इंटू 10 टू द पावर -34। सर ये 0.000000000 ऐसे ही 3.18, मतलब सर वैल्यू एकदम 0 के करीब है लेकिन 0 नहीं है। सो एरर का आंसर, अनसर्टेनिटी का आंसर आपका कभी भी 0 नहीं आ सकता। अनसर्टेनिटी का आंसर 0 आता है तो आप कहोगे सर हमने पोजीशन भी एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लिए और मोमेंटम भी एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लिए, डेल्टा एक्स की वैल्यू ये 0, डेल्टा पी की वैल्यू 0, तो आंसर भी क्या आ जाएगा 0। लेकिन ऐसा नहीं होता, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का प्रोडक्ट ये कभी भी 0 नहीं रह सकता। वो एक तो 0.3184 इंटू 10 टू द पावर -34 इतना रहेगा, नहीं तो उससे ज्यादा रह सकता है, मतलब एरर आना ही है, ऐसा हेसनबर्ग का कहना है। यदि यही इक्वेशन को मैं सामने सॉल्व करता हूं, मैं मान के चलो कि चलो सर मैंने मोमेंटम करेक्ट कैलकुलेट कर लिया, मोमेंटम आना चाहिए था 50 और दिख भी रहा है 50, तो डेल्टा पी का आंसर आ रहा है 0। सो इफ मान के चलते हैं, इफ
मोमेंटम की वैल्यू हमने एग्जैक्ट कैलकुलेट की है, डेल्टा पी की वैल्यू 0 है। सो डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, और ये डेल्टा पी इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में डेल्टा पी। So therefore delta x is greater than or equals to h upon 4 pi into delta p की वैल्यू तो 0 आई, आपने कहे मोमेंटम करेक्ट कैलकुलेट किए सर। सो डेल्टा x इक्वल्स टू ये h अपॉन क्या आ जाएगा 4 पाई इंटू 0 मतलब 0, और h अपॉन 0 मतलब डेल्टा x की वैल्यू क्या आ जाएगी इन्फिनिटी। कहने का मतलब ऐसा, यदि आप मोमेंटम की वैल्यू को करेक्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो पोजीशन के आंसर में बहुत ज़्यादा एरर आएगा, या फिर यदि आप पोजीशन की वैल्यू अगर करेक्ट कैलकुलेट कर पा रहे हो तो डेल्टा पी की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। दोनों के वैल्यूज का प्रोडक्ट ये h अपॉन 4 पाई इतना रहना चाहिए या उससे ज़्यादा। उसको समझना है कि यदि सर हमने मोमेंटम की वैल्यू एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लिए तो पोजीशन के वैल्यू में बहुत गड़बड़ होगी, एरर बहुत आएगा। यदि पोजीशन की वैल्यू आप लोग करेक्ट कैलकुलेट किए, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 आई, तो सर डेल्टा पी के वैल्यू में बहुत ज़्यादा एरर आएगा। इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर the position and momentum of small microscopic particle like electron simultaneously with accuracy। दोनों को एक साथ सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते विथ एक्यूरेसी, दिस इज द स्टेटमेंट। और मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, वेयर डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, where delta p is the uncertainty in momentum and h is Planck's constant and pi is also constant। तो ये हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के दो स्टेटमेंट हुए, एक तो मैंने लिखा और दूसरा मैथमेटिकल फॉर्म। दूसरा कैसे लिखोगे? सो अभी हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एग्जाम में कैसे लिखोगे यदि आपको 2.5 मार्क के लिए क्वेश्चन रहता है। सो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द बोर्स एंड डी ब्रोगलीज वाज ट्रू only if we measure, we can calculate the exact position and velocity of electron. But in 1927, Heisenberg suggested that for small microscopic particles like electron, it is not possible to measure the exact position and momentum of small microscopic electron simultaneously with accuracy. So Heisenberg uncertainty principle states that it is not possible to measure the position and velocity of small microscopic particle like electrons simultaneously with accuracy. Mathematically, it can be written as Heisenberg uncertainty principle can also be stated as product of uncertainty in position and uncertainty in momentum is always greater than or equals to a constant term h upon 4 pi whose value is 0.3184 into 10 to the power minus 34। मतलब इनका प्रोडक्ट ये 0 कभी भी नहीं आ सकता। आपके एक तो पोजीशन में एरर आएगा, नहीं तो मोमेंटम में एरर आएगा। सो ऐसा क्यों होता है तो उसकी वजह भी आपको लिखना है कि क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज नॉट अप्लीकेबल फॉर सच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज लाइक इलेक्ट्रॉन बिकॉज अ स्मॉल और बिकॉज इफ even on a bombardment of photon on electron, the position and velocity of electron can drastically change, and that's why we cannot use the classical mechanics or Newtonian equations in case of electron। और इसीलिए इसी से जन्म लेता है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन जैसे स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज के लिए ही है। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये दिस इज द साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ऐसा हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये रह सकती है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये रह सकती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यदि चौथे ऑर्बिट में है तो ये रह सकती है, ये रहती ही होगी। ऐसा क्वांटम मैकेनिक्स नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? तो सर ये वजह है, जब आप पोजीशन और वेलोसिटी की एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं पता कर सकते तो आप एग्जैक्ट एनर्जी कैसे पता करोगे?
आप इलेक्ट्रॉन के बारे में और एग्जैक्ट कैसे इंफॉर्मेशन दोगे, और यही कहता है क्वांटम मैकेनिक्स। एंड इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स को कहा जाता है सर साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो क्वांटम मैकेनिक्स जो बेस्ड है दैट बेस्ड ऑन द डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस एंड हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहता है कि जब स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब मोशन में रहेगा तो पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो करेगा, वेव की तरह भी बिहेव करेगा। उसका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा, कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ ना कुछ वेव नंबर होगा। और हेसनबर्ग कहता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे चीज़ों की ना आप एग्जैक्ट पोजीशन ना एग्जैक्ट मोमेंटम आप एक ही समय एक्यूरेसी के साथ में कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतने छोटे हैं कि उसको देखने जाओगे तो फोटोन के बम्बार्डमेंट से उसकी पोजीशन ड्रास्टिकली चेंज हो सकती है, इतने छोटे हैं। और इसीलिए हम हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड क्वांटम मैकेनिक्स यूज करते हैं एटम्स की स्टडी करने के लिए, एटम्स के अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी करने के लिए, मॉलिक्यूल्स की स्टडी करने के लिए हम न्यूटन्स के मैकेनिक्स को यूज नहीं करते, हम क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज नहीं करते, हम क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस एंड हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एंड अकॉर्डिंग to the quantum mechanics is a science of probability. It is based on the de Broglie's hypothesis and Heisenberg uncertainty principle. क्वांटम मैकेनिक्स का कहना है कि एनर्जी ऑलवेज फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, इन द फॉर्म ऑफ बंडल, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्वांटा। सामने पढ़ेंगे हम लोग और डिटेल में जाएंगे सामने। तो अभी तो ये 2.5 मार्क के लिए हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को आप लोग समझ लो। उसके बाद हम लोग जितना भी अभी ये ग्रेजुएशन लेवल पर जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब एटम से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, वहाँ पर दोस्तों हम न्यूटन्स के कोई इक्वेशन को यूज़ नहीं करने वाले। वहाँ पर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ करने वाले, जिसको साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। सर यही इक्वेशन के बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हमको एग्जाम में रह सकते हैं। अभी तक एग्जाम में ऐसे हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस के ऊपर कोई न्यूमेरिकल पूछे गए तो नहीं हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में, लेकिन पॉसिबिलिटी को नकारा भी नहीं जा सकता। सो अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड। सो सर मैं पहला न्यूमेरिकल लिख रहा हूं, अ क्रिकेट बॉल वेइंग 100 ग्राम। चलो अभी हम लोग क्रिकेट बॉल का एग्जाम्पल एक एडिशनल ले लो। क्रिकेट बॉल के बारे में तो बात ही नहीं करना है सर हम लोगों को, क्योंकि हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये क्रिकेट बॉल के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये तो इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज के लिए अप्लाई होता है। तो 2 न्यूमेरिकल आपके नोट्स में है, उसमें से मैं क्रिकेट बॉल के न्यूमेरिकल को नहीं सॉल्व करता, मैं सॉल्व करता हूँ इलेक्ट्रॉन के न्यूमेरिकल को। सो न्यूमेरिकल नंबर जो कुछ भी 2 सेकेंड नंबर है हमारे नोट्स के हिसाब से। सो क्या है न्यूमेरिकल? माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन, माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन, फोटोन मतलब लाइट, सुटेबल फोटोन लाइट कहो, सनलाइट कहो। अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड फॉर लोकेटिंग, an electron in an atom, सो एक माइक्रोस्कोप हमने लिए और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की फोटोन को हमने इलेक्ट्रॉन को उस माइक्रोस्कोप के अंदर देखने की कोशिश कर रहे हैं। अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड फॉर लोकेटिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विदिन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। एंगस्ट्रॉम यूनिट ये सर बहुत स्मॉल यूनिट है डिस्टेंस गिनने के लिए, जिसका मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट मतलब 10 to the power -10 मीटर। सो 0.1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन वेलोसिटी। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन velocity।
कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन वेलोसिटी। गिवन क्या क्या दिया है, गिवन दिया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप लोगों को पता रखना नहीं है, तो एग्जाम में तो दिया रहेगा ही। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, -31 kg। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू h इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल पर सेकेंड और जूल सेकेंड। सो ये गिवन डाटा है। चलो हम लोग न्यूमेरिकल के तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन के तरफ चलते हैं। तो एक माइक्रोस्कोप दिया गया और ये रहा सपोज टू बी एटम, और एटम में रहने वाला ये इलेक्ट्रॉन। माइक्रोस्कोप दिया गया, माइक्रोस्कोप से आप इलेक्ट्रॉन को देख रहे हो, और इलेक्ट्रॉन को जब आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हो तो उसके पोजीशन में एन एटम विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो ये 0.1 एंगस्ट्रॉम यूनिट जो है दैट इज नथिंग बट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ये अनसर्टेनिटी है सर पोजीशन में, डेल्टा एक्स जिसको आप लोग कह रहे हो। सो दिस 0.1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज नथिंग बट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। So what we have to calculate? Sir, calculate the uncertainty involved in velocity. यदि उसके पोजीशन के कैलकुलेशन में 0.1 एंगस्ट्रॉम यूनिट का एरर आता है, अनसर्टेनिटी आती है, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करते समय ऐसे कितना एरर आएगा, वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा वी। सो अभी हम लोग चलो गिवन डाटा की तरफ चलते हैं, और गिवन डाटा में जो भी दिया है सबसे पहले तो न्यूमेरिकल का समझो, और न्यूमेरिकल को समझने के बाद सर उससे रिलेटेड हम लोग डाटा लिखते हैं कि क्या है 0.1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। सो गिवन डाटा इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स इज 0.1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। सर प्लैंक्स कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, सो h इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। और सर यहां पर मुझे कैलकुलेट क्या करना है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, मतलब डेल्टा v, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सो भैया हमारे पास में फॉर्मूला है, सर अनसर्टेनिटी की बात चल रही है, सो डेफिनेटली दिस न्यूमेरिकल इज रिलेटेड टू द हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एंड वी हैव डेल्टा x into delta p is greater than or equals to h upon 4 pi। सो अब दोनों सिंबल तो लिखूंगा नहीं मैं, इक्वल्स टू लिख दूंगा। सो लेकिन सर यहां तो डेल्टा x, ठीक है, डेल्टा x की वैल्यू हमको पता है, h की वैल्यू भी पता है, पाई की वैल्यू भी पता है, डेल्टा p अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन डेल्टा p किसको कैलकुलेट करना है सर, मुझे तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा वी। सो इफ वी नो दैट डेल्टा एक्स एज इट इज m, सर मोमेंटम की फॉर्मूला मैंने बताया आप लोगों को, जब भी मोमेंटम p इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। यदि वेलोसिटी में एरर आता है डेल्टा v, तो डेफिनेटली मोमेंटम में भी एरर आएगा डेल्टा p। सो डेल्टा p के जगह पर आप लिख सकते हो m इंटू डेल्टा v इक्वल्स टू h अपॉन 4 pi। What we have to calculate? We have to calculate delta v. So delta v को as it is रखो लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाओ, h अपॉन 4 pi इंटू डेल्टा x इंटू m। सो देयरफॉर डेल्टा v वैल्यूज पुट करो, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं 4 इंटू 3.14 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आई है 0.1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। नहीं सर, यह तो मास केजी में दिया है, मतलब ऐसा यूनिट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जूल पर सेकेंड, मतलब ऐसा यूनिट। सर ये भी डिस्टेंस है, ऐसा यूनिट मीटर में रहना चाहिए। सो 0.1 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। चलो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो 0.1 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, और मास की वैल्यू भी आपके पास में है, मास की वैल्यू भी पुट कर दो। सो जैसे ही ये सब वैल्यूज आप लोग पुट करोगे, मास की वैल्यू क्या रहेगी, मास की वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। सो ये सब वैल्यू जब आप पुट करोगे, तो पुट करने के बाद यहाँ पर अब मुझे आंसर मिलेगा, क्या रहेगा देखो। अब यहां पर लिख रहा हूं मैं, जगह कम है इसलिए। सो डेल्टा v इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, डेल्टा x की वैल्यू 0.1 इंटू 10 टू द पावर -10, और
m की वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 और ये सभी वैल्यूज पुट करने के बाद सिंपली साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करो और साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करने के बाद आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, आंसर आएगा 0.579 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। मतलब अनसर्टेनिटी की वैल्यू 10 टू द पावर प्लस में आ रही है, मतलब अनसर्टेनिटी की वैल्यू सर सिग्निफिकेंट है। क्रिकेट बॉल के एग्जांपल में आपको अनसर्टेनिटी की वैल्यू निगेटिव में दिखेगी, बहुत ही कम सर अनसर्टेनिटी, उसको तो गिनो ही मत तो बेहतर है। तो क्रिकेट बॉल में कोई अनसर्टेनिटी नहीं, उसके ऊपर आप क्लासिकल मैकेनिक्स यूज करते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे चीज़ों के ऊपर आप क्लासिकल मैकेनिक्स यूज नहीं कर सकते। ऐसी ढेर सारी अनसर्टेनिटी आती है उसके वेलोसिटी में। सो आखिरी में वर्ड्स में लिखना देयरफॉर द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड in the calculation of velocity of electron is 0.579 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। सो ये जो डिब्रोगलीज हाइपोथेसिस जो प्रीवियस वीडियो में पढ़े और अभी जो हम लोगों ने हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़े, दोस्तों ये दो ही प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है क्वांटम मैकेनिक्स, अ साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करना है, एटम्स के बारे में स्टडी करना है, एटम्स के अंदर हमें झांक कर देखना है और इलेक्ट्रॉन के बारे में बातें करना है कि इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे ऑर्बिट में है तो न्यूक्लियस से कितने दूरी पर रह सकता है, इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी रह सकती है। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से कैलकुलेट करेंगे, जिसको साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, जिसके ऊपर आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स यूज नहीं कर सकते क्योंकि बेहद छोटे हैं सर, बेहद हल्के हैं सर, और ये बेस्ड होता है किसके ऊपर, डिब्रोगलीज हाइपोथेसिस और हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर। सो हियर आई हैव टू स्टॉप। In next video we will move towards another important topic which may ask for 5 mark in university exam, Schrödinger wave equation, different forms of wave equation, significance of psi, significance of psi square. So that we will discuss in next class. Here we have to stop. Thank you so much.